औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज आपको स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ाया जा रहा है। ये चैप्टर नंबर 12 फिजिक्स 10th क्लास में से लिया गया है। इस चैप्टर का नाम है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का पहला टॉपिक है स्फेरिकल मिरर। याद रहे, ये टॉपिक इस चैप्टर का पहला है मगर इंतहाई अहम है। इसमें बहुत सी टर्मिनोलॉजी यूज़ होती हैं, इसलिए ये टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है। आपको इंशाल्लाह इसमें सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। तो इसमें स्फेरिकल मिरर क्या है, इसके बारे में सबसे पहले आपको इल्म होना ज़रूरी है। स्फेरिकल मिरर की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो इसकी डेफिनेशन ये है कि कोई भी हॉलो स्फीयर हो, उसका कोई पार्ट आप ले लें, ऐसा हॉलो स्फीयर जिसकी सरफेस पॉलिश्ड हूँ, रिफ्लेक्टिंग हूँ, यानी कि वो मनक्स कर सकें और वो पॉलिश भी हों, तो उसको वो शीशे का हो चाहे वो प्लास्टिक का हो, उसमें जो एक टुकड़ा काटा जाता है, पार्ट लिया जाता है, उसे स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अगर इसको डिफ़ाइन किया जाए तो इसकी डेफिनेशन यहाँ पे मैं आप सामने लिखने लगा हूँ। इंग्लिश में लिखेंगे, उर्दू में इसको ट्रांसलेट कर दूंगा। अ मिरर हुज polished reflecting surface is a part of किसका? hollow sphere of glass or plastic is called a sphere called mirror, a spherical mirror। अगर इसको उर्दू में ट्रांसलेट किया जाए, अ मिरर हुज पॉलिश रिफ्लेक्टिंग, ऐसा मिरर जिसकी सरफेस पॉलिश भी हो और रिफ्लेक्टिंग भी हो, वो हिस्सा हो किसका? एक खोखले शीशे का, खोखला हॉलो, और कहते हैं खोखले को, सफ़ीर गोल हो, ऑफ ग्लास शीशे का या प्लास्टिक का, इस कार्ड स्फेरिकल मिरर। मतलब ये हुआ कि स्फेरिकल मिरर किसी ग्लास या शीशे का जो खोखला, अंदर से खाली सफ़ीर होता है, उसका एक हिस्सा हो जिसकी सतह रिफ्लेक्टिंग और पॉलिश हो, तो उसे हम स्फेरिकल मिरर कह सकते हैं। स्फेरिकल मिरर मसलन ये गोल चीज़ है, ये जैसे फुटबॉल आप कह सकते हैं, गुब्बारा कह सकते हैं, जिस तरह उसकी शेप होती है गोल। अब ये अंदर से सारा खाली है, ये हॉलो है। हॉलो का मतलब खोखला, अंदर से खाली है। तो इसकी ये सतह जो होगी वो रिफ्लेक्टिंग होगी और पॉलिश्ड होगी। तो इसमें से एक टुकड़ा मैं यहाँ से काट देता हूँ, ये पार्ट है इसका। ये इसका जो पार्ट हमने काट लिया है, ये वाला, ये एक स्फेरिकल मिरर बन चुका है। अब ये स्फेरिकल मिरर दो तरह के होंगे, उनकी टाइप्स हम स्टडी करते हैं। अगर ये दो पार्ट्स हैं, एक इधर से काट लेते हैं, एक मैं यहाँ से काट लेता हूँ, दोनों हमारे पास पार्ट्स हैं, इनको आगे स्टडी करते हैं टाइप्स में जाके। टाइप्स ऑफ मिरर। मिरर्स की टाइप्स, इसकी दो टाइप्स हैं, एक है कनकेव मिरर और एक है कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर ये कैसे बनता है? कनकेव मिरर को हम कैसे बना सकते हैं? याद रहे कि जब इस स्फेरिकल मिरर को हम लेते हैं, स्फेरिकल मिरर ये वाला जो है हम इस्तेमाल करते हैं। अब पहचान के लिए
मैं आपको एक इसका इशारा देता हूँ। कनकेव, ये केव लफ्ज़ है। केव का मतलब क्या होता है? गार। गार क्या होता है? अंदर की तरफ होती है, अंदर की तरफ उसमें सुराख होता है, यानी कि अंदर की तरफ दबी होती है। तो इस तरह ये भी एक गार नमा है, अंदर की तरफ दबा हुआ है, यानी इसकी अंदर वाली सतह ये जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी। रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिंग इसकी ये साइड है। अब इसकी बाहर वाली साइड को हम कोटिंग करेंगे। क्या करेंगे? कोटिंग। कोटिंग करेंगे। कोटिंग कैसे की करेंगे? कोटिंग ऐसे मटेरियल की करेंगे जो ज़्यादा जो चमकदार होता है उसकी हम कोटिंग करेंगे। इसमें जो यूज़ करते हैं वो है सिल्वर। सिल्वर मेटल की इसके ऊपर कोटिंग करते हैं। जब हम सिल्वर मेटल की कोटिंग कर देते हैं इसकी बैर वाली साइड पे, ये जो कोटिंग हो गई है ये सिल्वर की है। अब सिल्वर जो है एक मेटल है, बाज़ औक़ात कहीं भी आप वर्किंग कर रहे होते हैं तो वो किसी भी चीज़ से रिएक्ट भी कर सकती है, ऑक्सीडाइज हो सकती है, रिड्यूस हो सकती है। तो उस पे केमिकल रिएक्शन हो जाता है। उस केमिकल रिएक्शन को रोकने के लिए, ताकि ये सिल्वर किसी के साथ केमिकल रिएक्शन ना करे, तो इसके ऊपर मज़ीद एक कोटिंग चढ़ाई जाती है। ये जो कोटिंग होती है ये की जाती है रेड लेड ऑक्साइड की। याद रहे कि जब हम मिरर तैयार कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर कोटिंग की जाती है। सबसे पहले हम उसको कोट करते हैं सिल्वर से। सिल्वर को कोट करने के बाद सिल्वर को दूसरे केमिकल रिएक्शन से बचाने के लिए उसके ऊपर फिर दूसरी कोटिंग की जाती है रेड लेड ऑक्साइड की। रेड लेड ऑक्साइड जब हम कोट कर देते हैं तो इससे अब कोई भी केमिकल रिएक्शन पे असरअंदाज नहीं हो सकता। इस तरह याद रहे कि कनकेव मिरर अंदर वाली साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, वो अंदर से रोशनी को रिफ्लेक्ट करती है। अगर इस पे रोशनी पड़े तो इस साइड से रोशनी पड़ेगी तो ये रोशनी जब इससे टकराएगी यूँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रोशनी की शुआ आएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये रोशनी की शुआ आएगी, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह रोशनी अंदर वाली साइड से रिफ्लेक्ट होगी। इस तरह ये कनकेव मिरर तैयार होता है। अगर हम कन्वेक्स मिरर की बात करें तो कन्वेक्स मिरर कैसे तैयार होता है? कन्वेक्स मिरर उसका ज़रा उल्ट है। वो कैसे कि कन्वेक्स, कनकेव में तो मैंने आपको केव के लिहाज से बताया है, वो है गार। जी कन्वेक्स जो होता है भी इसका मतलब होता है बर्जिंग। ये बर्जिंग जो होता है, बर्जिंग जो है वो क्या है? उसका मतलब होता है उभरी हुई चीज़, बाहर की तरफ उभरी हुई चीज़। इस तरह बैर यूँ बाहर की तरफ उभरी जाएगी। ये वाली साइड जो है इसकी बाहर वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग होगी। ये वाली साइड, और इसकी अंदर वाली साइड जो है उसको हम कोटिंग करेंगे। पहले उसी तरह इसकी कोटिंग होगी किसकी? सिल्वर की। और सिल्वर के ऊपर जो कोटिंग की जाएगी वो होगी रेड लेड ऑक्साइड की। उर्दू में भी से रेड लेड ऑक्साइड ही बोला जाएगा, इसको सिल्वर ही बोला जाएगा, रिफ्लेक्टिंग को रिफ्लेक्टिंग ही बोला जाएगा। इस तरह याद रहे कि कनकेव मिरर की अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग हुई और इसकी बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होगी। जब इस पर रोशनी पड़ेगी तो इस तरह रोशनी वापस मुड़ जाएगी। इस पर रोशनी पड़ेगी, रोशनी वापस मुड़ जाएगी। इस पर रोशनी पड़ेगी, वो वापस मुड़ जाएगी। इस तरह रोशनी पड़ेगी, वापस मुड़ जाएगी। इस तरह ये दोनों टाइप्स मिरर की तैयार होती हैं। ये दोनों हॉलोस्फीयर से लिए गए हैं और उनको बाद में कोटिंग की जाती है। कनकेव मिरर की बैर वाली साइड कोटिंग की जाती है और कन्वेक्स मिरर की अंदर वाली साइड कोटिंग की जाती है। क्योंकि कनकेव, केव से गार है, गार का मतलब अंदर वाला हिस्सा, तो अंदर वाला हिस्सा इसकी रिफ्लेक्टिंग। और कन्वेक्स का मतलब बर्जिंग, बर्जिंग का मतलब होता है बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाली साइड इसकी जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। अब इसके बाद मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी हैं जो हम इसमें पढ़ेंगे। पहली टर्मिनोलॉजी इसमें आती है कनकेव मिरर।
कनकेव मिरर क्या है? कनकेव मिरर जिस तरह अभी आपके सामने मैंने तैयार किया है, कनकेव मिरर जो है उसके अंदर वाली साइड जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है। इस रोशनी पड़ेगी और यूं रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और जब इस पे रोशनी पड़ेगी तो वो इस तरह रिफ्लेक्ट हो जाएगी वापस, और जहाँ से रोशनी पड़ेगी वो रिफ्लेक्ट होगी वापस। इस तरह ये रोशनी टकराएगी, ये भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इस तरह कनकेव मिरर जब होता है उसकी इनर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, इनर साइड रिफ्लेक्टिंग। और इससे जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? इन्वर्टेड होगा और रियल होगा। रियल इमेज होगा, इन्वर्टेड होगा, और इसकी इनर साइड रिफ्लेक्ट होगी। अब याद रहे इन्वर्टेड का मतलब है उल्ट। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो इससे जब रेज जाएगी तो इसका जब इमेज बनेगा वो उल्ट हो जाएगा, इसका तीर का निशान नीचे हो जाएगा। मगर ये रियल बनेगा क्योंकि ये इमेज सामने बनता है मिरर के। जिस तरह हम प्लेन ग्लास शीशा जो होता है जिससे आप अपना चेहरा देखते हैं, आईना होता है, वो स्फेरिकल तो नहीं होता, प्लेन होता है। मगर इसी तरह जिस तरह उसमें आप देख रहे होते हैं तो उसको देखते हुए आप अपने राइट साइड वाली कोई चीज़ को हाथ लगाएं तो आपका हाथ लेफ्ट की तरफ चला जाता है। क्यों? क्योंकि उससे उल्ट नज़र आता है। इस तरह कनकेव मिरर से जब इमेज नज़र आता है वो भी उल्ट होता है, क्योंकि वो इमेज इस मिरर के सामने बनता है। दूसरा है हेडिंग है कन्वेक्स मिरर की। कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर क्या है? कन्वेक्स मिरर में भी यही होता है कि उसकी साइड जो है वो बैर वाली जो होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, और इस पे रोशनी जब टकराती है, टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ से टकराएगी तो वो रोशनी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, यहाँ से टकराएगी ये रोशनी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरह ये टकराएगी रोशनी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इससे जब इमेज बनेगा वो इमेज मिरर के बैक पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा। अब जब इस पे इमेज बनेगा ये रेज वापस रिफ्लेक्ट होती हुई कहीं यहाँ इकट्ठी होती हैं तो यहाँ पे इमेज बनेगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की आउटर साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। इससे इरेक्ट इमेज बनता है, मगर वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल का मतलब है हकीकत में नहीं होगा, आप इसको सपोज ही कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्ट लाइन से ये इमेज नहीं मान रहा। कन्वेक्स मिरर से जो भी इमेज बनेगा बनेगा जो वो सीधा बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इसका ऊपर की तरफ है इसका हेड, तो इमेज का भी ऊपर की तरफ ही हेड होगा। इस तरह इससे इरेक्ट यानी कि सीधा इमेज बनेगा और पीछे बनेगा, क्योंकि कनकेव मिरर में सामने बनता है, सामने बनता है, और कन्वेक्स मिरर में पीछे बनता है, बैक साइड पे और उसके फ्रंट साइड पे बनता है। इस तरह इसके नेक्स्ट जो है टर्म यूज करते हैं वो है हमारे पास पोल। पोल को उर्दू में पोल ही लिखेंगे, इंग्लिश में भी पोल लिखेंगे। अगर ये आपके सामने मिरर है, ये मिरर है, चाहे कन्वेक्स हो चाहे कनकेव हो, इस मिरर का जो मिड पॉइंट होगा, जो सेंटर बनेगा, इसको हम पोल कहेंगे। याद रहे किसी भी मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की आती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर देखें, मिरर जिस सफीर का आपने लिया है, मतलब ये एक सफीर था, इसका ये टुकड़ा हमने लिया था, ये वाला, ये हमने मिरर बनाया हुआ है। तो इस सफीर का एक सेंटर था,
ये जो स्फीयर का सेंटर था जिसे हम सी से डिनोट करेंगे, ये स्फीयर का सेंटर इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाएगा, क्योंकि आपका जो पीस है, जो आपका मिरर, स्फेरिकल मिरर जो आपने लिया हुआ है, वो जिस होलोस्फीयर का पार्ट था, उस होलोस्फीयर का जो सेंटर है वो इस मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, और इसे हम डिनोटेड बाय सी, इसको सी से डिनोट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, याद रहे कि स्फीयर जो होलो स्फीयर था जिसका आपने ये पीस लिया है, स्फेरिकल मिरर लिया है, उस हॉलो स्फीयर का जो सेंटर है उससे सेंटर, क्योंकि कोई भी सेंटर होता है सर्कल का, उससे किस साइड पे भी आप जाएं तो उसका फासला बराबर होता है, तो इसे ही हम रेडियस कहते हैं। इसका सेंटर से लेकर स्फीयर, इसके सेंटर से लेकर इसके स्फेरिकल मिरर के किसी पार्ट तक का भी फासला वो क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसे आर से डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाय आर। याद रहे कि अगर ये स्फीयर का पोल है, सेंटर से इस पोल की तरफ जो लाइन बनती है इसको भी हम रेडियस ऑफ कर्वेचर ही कह सकते हैं, क्योंकि सेंटर से किसी साइड पे भी आप इसकी बाई ले लें वो बराबर होती है, इसलिए सेंटर से पोल तक का फासला भी सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाता है। अब अगला है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? देखें, आपके स्फीयर का, ये स्फीयर है जिसका आपने मिरर लिया हुआ है, स्फेरिकल मिरर, ये इसका पोल है और ये इसका सेंटर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे कह रहे हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली जो लाइन है इसे हम प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाने वाली लाइन जो है वो क्या कहलाती है, उस प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। नेक्स्ट अगर हेडिंग की तरफ चलें तो वो हमारे पास है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, फोकस लफ्ज मतलब क्या होता है? फोकस का मतलब है किसी एक पॉइंट पर मरकूज हो जाना। अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो आप फोकस, आपके एग्ज़ाम हैं तो आपने एग्ज़ाम पे फोकस किया हुआ है कि मैंने पेपर देने हैं, आपकी सारी तवज्जो उस पॉइंट पर चली जाएगी। इसलिए कोई चीज़ भी आप देख रहे होते हैं तो उसकी तरफ सारी तवज्जो करते हैं, तो उसे हम फोकस कहते हैं। इस तरह प्रिंसिपल फोकस भी है। प्रिंसिपल फोकस जो है ये कन्वेक्स मिरर का भी होगा, कनकेव मिरर का भी होगा। पहले हम करने लगे हैं कन्वेक्स मिरर का, कनकेव का कर लेते हैं, कनकेव मिरर, और फिर कन्वेक्स मिरर करेंगे। यहाँ पे कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। कनकेव मिरर इतनी बार आप इसमें सीख चुके हैं, उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ चुके होंगे। जब कनकेव का मतलब गार का ज़हन में रखेंगे तो कनकेव का मतलब अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है। जब अंदर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग है, अगर इसको प्रिंसिपल पोल कहा आपने और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाने वाली लाइन हम समझ चुके हैं प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है। अब प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसको कहीं से भी रेस जब इसके ऊपर
रोशनी की शुआएं टकराती हैं, टकराने के बाद वो वापस पलट जाती हैं, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं। अगर ये रेस जहाँ पे टकराई है, जिस एंगल पे टकराई उसी एंगल पे वापस ने रिफ्लेक्ट होना है, ये जा रही है। अगर नीचे आकर रोशनी टकराती है तो ये वापस रिफ्लेक्ट होगी, और वो पॉइंट जिस पे रोशनी वापस रिफ्लेक्ट होती है, इकट्ठी हो जाती है, उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस को हम बड़े एफ से डिनोट करते हैं। और जब कनकेव मिरर की बात होती है तो याद रहे ये प्रिंसिपल फोकस मिरर के सामने बनता है, सामने होता है, इसलिए ये पॉजिटिव होता है। जब कन्वेक्स मिरर की बात आती है तो कन्वेक्स मिरर की, क्योंकि बाहर वाली साइड रिफ्लेक्टिंग होती है, इस पे जब रोशनी टकराती है, टकराने के बाद वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। यहाँ से जो टकराएगी वो वापस इस तरह रिफ्लेक्ट होती जाएगी, और यहाँ से टकराएगी वो वापस रिफ्लेक्ट हो आएगी, यहाँ से टकराने वाली भी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और कहीं भी इकट्ठी होते हुए नज़र हमें नहीं आती। इस रोशनी की रेज़ को अगर हम इमेजिन कर लें, अगर हम इसको सपोज कर लें कि ये वापस कहीं जा रही हैं, तो इन रेज़ को वापस मिलाते हुए पता चलता है कि रोशनी किसी एक पॉइंट पे सारी इकट्ठी हो रही होती है। अगर इसको देखें, ये रेज़ है, अगर इसकी ये रिफ्लेक्टिंग साइड है, इसको हम आगे ले चलें तो यहाँ पे सारी रोशनी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो क्योंकि ये मिरर के पीछे पीछे सारी इकट्ठी हो रही हैं, तो इसका फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस एफ बड़े से डिनोट करते हैं, तो वो बैक साइड पे है, पीछे है। इसलिए क्योंकि ये हकीकी रेज से इकट्ठे रेज नहीं हुई, हकीकी रेज इकट्ठी नहीं हो रही, इसलिए इसका प्रिंसिपल फोकस माइनस लिखा जाता है, इसका प्रिंसिपल फोकस माइनस होता है। और क्योंकि ये सपोज की रीडिंग है, इसलिए इसको माइनस दिया जाएगा। जहाँ भी कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ लिखी जाएगी उसको हम माइनस में ही लिखेंगे। अब आता है नेक्स्ट, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये लास्ट वाला टॉपिक है, FOCAL, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ये जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पे रोशनी वापस इकट्ठी हुई है उसे हम प्रिंसिपल फोकस का है। तो जो प्रिंसिपल फोकस होगा, ये पोल है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाली लाइन प्रिंसिपल एक्सिस कहती है। और जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वो पॉइंट जहाँ पे ये रेज सारी इकट्ठी होती हैं, ये इसे प्रिंसिपल फोकस अभी समझाया है। प्रिंसिपल फोकस और पोल तक का डिस्टेंस ये फोकल लेंथ कहलाता है। फोकल लेंथ, फोकल लेंथ प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियानी फासला है, इसे फोकल लेंथ कहते हैं। याद रहे कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से प्रिंसिपल पोल तक का डिस्टेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कहलाता है। अभी आपने पीछे स्टडी किया है। अगर ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पोल से मिलाने वाली लाइन तो प्रिंसिपल एक्सिस कहलाती है, मगर इस सेंटर से लेकर पोल तक का फासला रेडियस कहलाता है। और याद रहे जो हमारा प्रिंसिपल फोकस है वो इनके तकरीबन दरमियान में होता है। कहाँ होता है? दरमियान में होता है। ये फोकस पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फोकल लेंथ बनती है, और ये सी से लेकर पी तक रेडियस बनता है। इसलिए हम कह सकते हैं फोकल लेंथ इज इक्वल टू r/2, रेडियस का हाफ होती है।
ये फार्मूला याद रहे कि F = R/2। इस तरह सारी टर्मिनोलॉजी आपके सामने हमने डिस्कस किया है। उम्मीद करते हैं आप इसको कंसेप्ट को क्लियर कर चुके होंगे और इसमें सारी टर्मिनोलॉजी जितनी इसमें यूज़ होती हैं हमने फर्दर इसको डिस्कस किया है। और अगर ये टर्मिनोलॉजी आपको क्लियर हैं तो इंशाल्लाह आपके काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार हो चुके होंगे और इन्हीं टर्मिनोलॉजी को लेकर अगले टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें इसके फीडबैक ज़रूर दीजिए। हम आपकी हर मुमकिन हेल्प करने को तैयार हैं इंशाल्लाह।